My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. H. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रिसर्च, दैट इज अनुसंधान की प्रकृति, और उसके अंतर्गत मीनिंग ऑफ रिसर्च या अनुसंधान का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी में हम देखेंगे कि शोध क्या क्या अर्थ होता है, गवेषणा का क्या अर्थ होता है, अनुशीलन का क्या अर्थ होता है, अन्वेषण या इन्वेंशन का क्या अर्थ होता है, परिप्रेक्ष्य इंक्वायरी का क्या अर्थ होता है, खोज या डिस्कवरी किसे कहते हैं, और जांच या इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, दैट इज अनुसंधान के अर्थ के बारे में। अनुसंधान का अर्थ है मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब जो हम अनुसंधान के अर्थ है मीनिंग ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, तो जो रिसर्च होता है वो एक इंद्रियानुभविक चक्र की बात करता है, जो कि वैज्ञानिक विधि में यूज होता है। अनुसंधान और वैज्ञानिक विधि दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं। ध्यान दीजिए, अनुसंधान या रिसर्च और साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्याय के रूप में आज के समय में यूज किए जाते हैं। और जो साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक विधि, वो वैज्ञानिक विधि इंद्रियानुभविक चक्रों या एम्पिरिकल साइकिल्स के माध्यम से इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो अनुसंधान क्या है, वो वैज्ञानिक विधि है, और वैज्ञानिक विधि जो है उसको हम जो एम्पिरिकल साइकिल्स होता है या इंद्रियानुभविक चक्र होता है उसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा एम्पिरिकल साइकिल है या इंद्रियानुभविक चक्र है, ये क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जो एम्पिरिकल साइकिल होता है, इसमें कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 स्टेज होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज होता है दैट इज प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन का। जो प्रेक्षण की अवस्था होती है, इसमें इंद्रियानुभविक रीत से आधार सामग्री का संग्रह किया जाता है, वर्गीकरण और परिकल्पनाओं की रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। अर्थात आधार सामग्री से अभिप्राय है कि ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण के स्टेज में हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, हम आंकड़े कलेक्ट करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं, और उसके आधार पर हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज दैट इज प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। जो सेकेंड स्टेज होता है दैट इज आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक तर्क की जो अवस्था होती है, इस अवस्था के तहत परिकल्पनाओं का निरूपण होता है। तो पहले भी हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और परिकल्पना का निर्माण कैसे किया जाएगा इसकी बात तैयारी करते हैं। जो सेकंड अवस्था है दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक तर्क कह रहे हैं, इस अवस्था में परिकल्पनाओं का निरूपण हम करते हैं। जो तीसरी अवस्था होती है दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग या निगमनात्मक तर्क, और निगमनात्मक तर्क की अवस्था में परिकल्पनाओं से विशिष्ट परिणामों की निष्पत्ति इस रूप में की जाती है कि इन्हें परीक्षणीय कथनों के रूप में रखा जा सके। अर्थात डिडक्टिव रीजनिंग की अवस्था में, स्टेज में जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पनाएं होती हैं, उसको हम टेस्टेबल स्टेटमेंट में या परीक्षणीय कथनों के रूप में रखते हैं। और उसके बाद निगमनात्मक तर्क के बाद जो अगली अवस्था आती है वो क्या होती है, वो टेस्टिंग की होती है, परीक्षण की होती है। जब निगमनात्मक तर्क में जो हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पनाएं होती हैं, उसको हम टेस्टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, या मूल्यांकन करने योग्य स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, या परीक्षणीय कथनों में लिख लेते हैं। तो फिर परीक्षण की अवस्था आती है, और परीक्षण की अवस्था में नवीन इंद्रियानुभविक आधार सामग्रियों के जरिए परिकल्पना की सत्यता की परख की जाती है, और यह ज्ञात किया जाता है कि परिकल्पना के आधार पर किए गए पूर्व कथन इंद्रियानुभविक स्तर पर सही उतरते हैं अथवा नहीं। अर्थात परीक्षण का जो स्टेज होता है, इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं जो हमने हाइपोथेसिस बनाई होती है। और परीक्षण के बाद जो अगला स्टेज आता है दैट इज द इवेल्युएशन या मूल्यांकन, ये 5वां स्टेज होता है। और मूल्यांकन जो 5वां अवस्था है, इस अवस्था में
जिस निरूपित सिद्धांतों या परिकल्पनाओं को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर भविष्य में होने वाले शोधों या उनसे संबंधित शोधों के संदर्भ में आंका जाता है। अर्थात मूल्यांकन की अवस्था में क्या करते हैं कि उपलब्ध आधार सामग्री एवं उनसे प्राप्त निष्कर्षों के व्यवहारिक उपयोग का भी प्रश्न हम यहाँ पे उठाते हैं। जो मूल्यांकन की अवस्था होती है ये व्याख्यात्मक होती है और वस्तु इसी के माध्यम से आगे किए जाने वाले शोधों के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक विधि होता है, वो एक एम्पिरिकल साइकिल के माध्यम, एम्पिरिकल साइकिल या इंद्रियान्वित चक्र के माध्यम से चलता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है परीक्षण, देन इंडक्टिव रीजनिंग, देन डिडक्टिव रीजनिंग, देन इवेल्युएशन, देन परीक्षण या टेस्टिंग और उसके लास्ट में मूल्यांकन। तो यह साइकिल एक चलती रहती है और इसी साइकिल के द्वारा हम साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अनुसंधान। जो अनुसंधान या रिसर्च है ये वास्तव में क्या है, नॉलेज क्रिएशन की बात करता है, नॉलेज मॉडिफिकेशन का सोर्स होता है, नॉलेज क्रिएशन का सोर्स होता है। तो अनुसंधान वर्तमान में ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। तो क्या है, रिसर्च जो है वो ज्ञान का परिमार्जन या मॉडिफिकेशन इन द नॉलेज और साथ साथ नवीन ज्ञान के सृजन की बात करता है, नॉलेज क्रिएशन की बात करता है, न्यू नॉलेज क्रिएशन की बात करता है। अर्थात अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान का परिमार्जन होता है और नवीन ज्ञान न्यू नॉलेज का क्रिएशन किया जाता है। अनुसंधान का उद्देश्य आलोचनात्मक ढंग से किसी समस्या का विश्लेषण करना तथा उसका समाधान खोजना होता है। जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं या अनुसंधान की बात कर रहे हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, आलोचनात्मक ढंग से कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम या उस समस्या का विश्लेषण करना और उस लास्ट में जो अल्टीमेट एम है दैट इज उसका सोल्यूशन ढूंढना या समाधान खोजना ही अनुसंधान का उद्देश्य होता है। अब अनुसंधान के शब्द की बात करें तो अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, आंग्ल भाषा में इसको हम रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज री एंड सर्च। अब री एंड सर्च की बात करिए तो जो यहाँ पे वर्बल मीनिंग दिख रही है, री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आंग्ल भाषा में रिसर्च शब्द है उस रिसर्च शब्द का अर्थ होता है बार बार खोजना, ये इसका वर्बल मीनिंग निकल रहा है। रिसर्च का अर्थ हुआ बार बार खोज करना। अब हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी में इसके लिए जो शब्द यूज होता है अनुसंधान के लिए होता है अनु प्लस संधान या अनुसंधान। तो अनुसंधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और संधान। जहाँ पे अनु का अर्थ होता है बार बार वही री वाला और संधान का अर्थ होता है निशाना लगाना, मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को बार बार करना या निशाना लगाना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुसंधान शब्द भी क्या है, अनुवर्ती ढंग से संधान करने की ओर संकेत करता है, बार बार या अनुवर्ती ढंग से अनुसंधान या संधान करने की या अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होने की बात करता है। अब लेकिन यहाँ पे रिसर्च या अनुसंधान में जो अनु का अर्थ है बार बार, रिसर्च का अर्थ है बार बार, वो ऐसा नहीं है, इतना हल्का नहीं होता है। वास्तव में अंग्रेजी के रिसर्च तथा हिंदी के अनुसंधान शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त री और अनुशब्दांश दोहराने या बार बार का कोई कार्य करने का सूचक नहीं होते हैं। जैसा कि हमको दिखाई देता है कि री का अर्थ होता है बार बार या अनु का अर्थ होता है बार बार और इसका अर्थ होता है बार बार दोहराना। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वो दोहराने या बार बार कार्य करने का सूचक नहीं है, बल्कि उसका जो अर्थ होता है री का या अनु का, वो है वह गहनता या गंभीरता से किसी कार्य को संपादित करने से। तो वर्ण प्रत्यय वास्तव में गहनता या गंभीरता से किसी कार्य को संपादित करने के दो तक होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि रिसर्च में जो भी हम कार्य करते हैं वो बहुत ही गंभीर ढंग से, बहुत ही गहन ढंग से हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं। वो जो भी हम कार्य करते हैं वो बहुत गंभीरतापूर्वक और गहनतापूर्वक करते हैं। अनुसंधान शब्द के शब्दांश अनुसंधान इंगित करते हैं कि गंभीरता, गहनता एवं विश्लेषणात्मक ढंग से किसी एक समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करके उसका समाधान खोजना ही अनुसंधान है। तो रिसर्च क्या है या अनुसंधान क्या है, गंभीरता के साथ, गहनता के साथ और विश्लेषणात्मक ढंग से जब हम किसी समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं और उसका समाधान खोजते हैं तो वही हमारा रिसर्च या अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान शब्द के लिए कई शब्दों का हमने यूज देखा है। अनुसंधान शब्द के लिए शोध शब्द का भी यूज होता है, गवेषणा शब्द का भी यूज होता है, अनुशीलन का भी यूज होता है,
अन्वेषण का भी यूज होता है, परिप्रेक्षा का भी यूज होता है, खोज का भी यूज होता है और जांच जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इन शब्द की गहराइयों में हम चाहें तो देखेंगे कि इन शब्दों के अर्थों में अंतर होता है। तो बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या होता है इन शब्दों का अर्थ। जो पहला शब्द है दैट इज शोध। और शोध शब्द जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो शोध का अर्थ होता है शुद्धिकरण से। तो शोध जो है, शोध शब्द शुद्धिकरण का सूचक है। कहने का अभिप्राय है कि जो भी हम कार्य करें बड़ी शुद्धता के साथ, या जो भी हम रिजल्ट दें वो बड़ी शुद्धता के साथ। तो शोध शब्द जो है वो शुद्धिकरण का सूचक है। शोध अत्यंत शुद्धता व यथार्थता के साथ किसी कार्य को करने का भाव प्रतिध्वनित करता है। शोध के अंतर्गत जो भी हम कार्य करेंगे वो बड़ा ही शुद्ध होना चाहिए, बड़ा ही यथार्थ होना चाहिए, रियल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और उसी के साथ जो भी हम कार्य करते हैं वही हमारा शोध कहलाता है। जैसे आपने शोध शब्द का यूज जो है जब स्वर्णकार के यहाँ सुना होगा कि स्वर्णकार जब कच्चे सोने को तपाकर उसको शुद्ध रूप से निखारता है तो क्या करता है, उसका शोधन कर रहा होता है। तो जिस प्रकार स्वर्णकार कच्चे सोने को तपाकर उसका शुद्ध रूप निखारता है, शोधन करता है, उसी प्रकार रिसर्च या शोध के अंतर्गत तथ्यों, सत्यों एवं सिद्धांतों का निरूपण मूर्त एवं अमूर्त विचारों, परिस्थितियों एवं प्रक्रियाओं के परिशोधन के फलस्वरूप संपन्न होता है। तो शोध का यह अर्थ होता है कि जो भी तथ्य हैं, सत्य हैं, और तथ्यों, सत्यों, सिद्धांतों का हम निरूपण मूर्त एवं अमूर्त विचारों, परिस्थितियों एवं प्रक्रियाओं के परिशोधन के फलस्वरूप करें। तो शोध का यह अर्थ निकलता है। शोध जो है शुद्धिकरण का सूचक है, और शुद्धिकरण से प्राय यहाँ है कि अत्यंत शुद्धता और यथार्थता के साथ किसी कार्य को करने से। शोध के अंतर्गत हम जो निरूपण करते हैं, जो फॉर्मुलेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज करते हैं, या कोई नया तथ्य निकालते हैं, कोई किसी नई सत्य की बात करते हैं, तो वह मूर्त और अमूर्त विचारों, परिस्थितियों एवं प्रक्रियाओं के परिशोधन का परिणाम होता है। दूसरा शब्द है गवेषणा शब्द। गवेषणा शब्द का भी यूज या प्रयोग हम रिसर्च के लिए करते हैं। अगर गवेषणा शब्द की बात करें हम लोग, तो जो गवेषणा शब्द है यह प्राचीन काल में जंगल से लौटती हुई गायों के भटक जाने पर उनके खुरों के निशान देकर खोजने के कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अर्थात गवेषणा शब्द कहाँ से आया है? प्राचीन काल में जब जंगल से गायें लौट रही होती हैं तो और वो भटक जाती हैं, तो उनके हम खुर, उनके जो पैरों के निशान होते हैं, खुरों के जो निशान होते हैं, उसको देख करके गायों की खोज करने के लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग किया जाता था। और कालांतर में इस शब्द का प्रयोग जो है हमने कहाँ करना शुरू कर दिया? सप्रमाण व व्यवस्थित ढंग से खोज करने के प्रयास के रूप में हम इस शब्द का प्रयोग करने लगे। अर्थात गवेषणा का अर्थ हुआ सप्रमाण एवं व्यवस्थित ढंग से खोज करना, और रिसर्च इसी के कार्य को करता है, इसलिए हम रिसर्च को गवेषणा भी कहते हैं कि सप्रमाण व व्यवस्थित ढंग से कोई खोज करने का प्रयास करना है, कोई खोज कार्य करना, वो गवेषणा कहलाता है। गवेषणा शब्द की ही हम बात करते हैं तो गवेषणा शब्द को आप देखेंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गो प्लस इष्णा। क्या है? गो प्लस इष्णा। और यहाँ पे गो जो है उसका अर्थ क्या होता है? गाय की इच्छा। गाय की जो इच्छा है वो गो है, इसका अर्थ होता है गवेषणा, गो प्लस इष्णा। गो या गाय शब्द किसी महत्वपूर्ण वस्तु का परिसूचक है। जितना इसको हम हल्के में समझ रहे हैं कि गो अर्थ होता है गाय, ऐसा नहीं है। गो या गाय जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो किसी महत्वपूर्ण वस्तु का परिसूचक होता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि गवेषणा के तहत किसी महत्वपूर्ण वस्तु, जिसको हम गो कह रहे हैं, गो या कोई महत्वपूर्ण वस्तु, किसी महत्वपूर्ण वस्तु, और उस वस्तु के अंतर्गत विचार, धारणाएं, सिद्धांत, नियम, ये सभी हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण वस्तु, विषय या समस्या के अवबोध एवं उसकी गुत्थियों को हल करने की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। तो गवेषणा का क्या अर्थ होता है? कोई किसी महत्वपूर्ण वस्तु, जो वस्तु विचार हो सकती है, धारणा हो सकती है, सिद्धांत हो सकते हैं, नियम हो सकते हैं, या किसी महत्वपूर्ण विषय या समस्या के अवबोध, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और उसके जो भी गुत्थियां होती हैं उन गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास जो है हम गवेषणा के अंतर्गत करते हैं। तो ये होता है गवेषणा का अर्थ। अगला जो एक टर्म है दैट इज अनुशीलन। अनुशीलन का भी प्रयोग हम रिसर्च के लिए करते हैं। अनुशीलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी विषय या मुद्दे का गहनतापूर्वक अध्ययन करना, या गहराई में अध्ययन करना। मीन्स
जो स्टडी हम करें वो डीप स्टडी करें। तो किसी विषय या मुद्दे का गहराई में या गहनतापूर्वक अध्ययन करना ही अनुशीलन कहलाता है। अनुशीलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय या उससे संबंधित मुद्दों का गहराई के साथ छानबीन किया जाता है। तो अनुशीलन का क्या अर्थ होता है? किसी विषय या उससे संबंधित मुद्दों का गहराई के साथ छानबीन करना अनुशीलन कहलाता है। एक और टर्म है दैट इज इन्वेंशन या अन्वेषण। इन्वेंशन या अन्वेषण, रिसर्च में हम इन्वेंशन या अन्वेषण शब्द का भी यूज करते हैं। और इन्वेंशन या अन्वेषण किसका होता है? जैसे हमारे दैनिक जीवन में देखिए, कंप्यूटर का, टेलीविज़न का, बल्ब का, मुद्रण का, कला का, इन सभी चीज़ों का हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है? अन्वेषण किया है या इन्वेंशन किया है। तो इस तरह से अन्वेषण से अभिप्राय किसी नवीन वस्तु, जो अभी तक वस्तु थी नहीं, उस नवीन वस्तु को पहली बार प्रस्तुत करने से होता है। तो किसी नवीन वस्तु को पहली बार प्रस्तुत करने का सूचक है अन्वेषण या इन्वेंशन। मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई ऐसी वस्तु बनाई जाती है जो कि सबसे नई हो, जो उसके पहले एग्जिस्ट न कर रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि इन्वेंट किया गया या अन्वेषण किया गया। एक और टर्म है दैट इज इंक्वायरी या परिप्रेक्षा। शोध के लिए हम परिप्रेक्षा या इंक्वायरी शब्द का भी यूज करते हैं। परिप्रेक्षा या इंक्वायरी से तात्पर्य किसी जिज्ञासा या किन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके किसी बात या परिस्थिति को समझना होता है। अर्थात कोई प्रश्न है, उसका आंसर प्राप्त करना, या कोई हमारी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसके बारे में हमें पता करके जो उस समय की परिस्थिति होती है या जो उस समय का सिचुएशन होता है, जो बात होता है, उसको गहराई से समझना ही क्या कहलाता है? इंक्वायरी या परिप्रेक्षा कहलाता है। तो परिप्रेक्षा से तात्पर्य किसी जिज्ञासा या किन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके किसी बात या किसी सिचुएशन या किसी परिस्थिति को समझने से होता है। एक और टर्म है दैट इज डिस्कवरी या खोज। इसका भी हम प्रयोग रिसर्च के लिए करते हैं। तो खोज या डिस्कवरी शब्द से अभिप्राय पूर्व में विद्यमान परंतु मानव जाति या उसके किसी एक अंश के लिए अज्ञात किसी वस्तु अथवा नियम की खोज करना ही खोज कहलाता है। किसी वस्तु या नियम जैसे नए ग्रह या नए सिद्धांत को प्रस्तुत करने से ही करना ही खोज है। तो खोज क्या है? अर्थात अभी तक तो वो हमारे पास पहले से विद्यमान है, लेकिन हमको पता नहीं है, मानव जात को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो उसके बारे में जब कोई बताता है या उसको प्रस्तुत करता है कि ये भी वस्तुएं होती हैं, या यह सिद्धांत एग्जिस्ट करता है, ये लॉ एग्जिस्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो वहाँ होता है खोज या डिस्कवरी। अर्थात तो कोई नवीन वस्तु नहीं होती, वस्तु या सिद्धांत या नियम होते हैं, लेकिन किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और जब जो व्यक्ति उसकी जानकारी लोगों के समक्ष रखता है, उसको कहते हैं कि वो खोज करता है, उसने खोज किया। तो इस तरह से डिस्कवरी शब्द से अभिप्राय पूर्व में विद्यमान परंतु मानव जाति या उसके किसी एक अंश के लिए अज्ञात किसी वस्तु अथवा नियम, जैसे कोई एक नए ग्रह के बारे में बताना, किसी एक नए सिद्धांत के बारे में बताना, इसको प्रस्तुत करना ही खोज या डिस्कवरी कहलाता है। एक और वर्ड है दैट इज जांच या इन्वेस्टिगेशन शब्द का हम यूज करते हैं। अब जांच या इन्वेस्टिगेशन क्या है? जांच या इन्वेस्टिगेशन किसी घटनाक्रम से संबंधित सभी तथ्यों को जानकर उस घटना के घटित होने के कारण को निर्दिष्ट करने की तरफ अग्रसित होता है। यहाँ पे देखिए, आप सभी लोग जानते भी होंगे, जांच सुना भी होगा कि ये जांच चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जांच या इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वो क्या होता है? जांच या इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो भी घटना होता है, उस घटना या उस घटनाक्रम से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं, उन सभी तथ्यों को जो भी उससे रिलेटेड बातें होती हैं, जो भी उससे रिलेटेड तथ्य होते हैं, उन सभी तथ्यों को हम पहले पता लगाते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। और जब जान जाते हैं तो उन्हीं तथ्यों के आधार पे वो घटना क्यों घटी, उस घटना के घटित होने का क्या कारण है, उसको हम एक्सप्लेन करने का, बताने का, निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं इन्वेस्टिगेशन या जांच में। अर्थात जब कोई घटना घट जाती है तो उस घटना के पीछे क्या कारण है, उसको पता लगाने का जो प्रयास होता है वो जांच या इन्वेस्टिगेशन होता है। और उसको हम कैसे पता लगाते हैं? उस घटनाक्रम या उस घटना से संबंधित जितने भी तथ्य समझ में आते हैं, जितने भी तथ्य हो सकते हैं, उन सभी तथ्यों को हम पता करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, और फिर उन तथ्यों के आधार पर, उन फैक्ट्स के आधार पर हम उस घटना के
होने के कारण का पता लगाने का प्रयास हम करते हैं, वो हमारा जांच या इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इस तरह से देख रहे हैं कि अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा ढेर सारे शब्द जो है रिसर्च के लिए प्रयुक्त किया जा सकते हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनको शोध, गवेषणा, अनुशीलन, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज या जांच जैसे विभिन्न शब्दों में दृष्टिगोचित विभेदों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। इन विभेदों के या इन डिफरेंसेस के बावजूद इनके अर्थों की बारीकियों में साइंटिस्ट को नहीं जाना चाहिए, रिसर्चर को नहीं जाना चाहिए, और इन्हें अनुसंधान के समानार्थक शब्द के रूप में स्वीकार करना उचित व उपयोगी साबित होता है। अर्थात अभी हमने देखा ना कि थोड़ा थोड़ा माइन्यूट अंतर है शोध में, गवेषणा में, अनुशीलन, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज या जांच, इनमें थोड़ा बहुत अंतर है इनके शब्दों के अर्थ में, लेकिन इनके शब्दों के अर्थ में जो विभेद है, जो डिफरेंसेज है, उन अर्थों के बारीकियों में हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनको रिसर्च या अनुसंधान के समानार्थक शब्द के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये रहा कि रिसर्च का क्या अर्थ है, रिसर्च शब्द का क्या अर्थ है, उससे रिलेटेड जो भी शब्द हैं उसके क्या अर्थ होते हैं। और वर्तमान में शोध या गवेषणा या अनुशीलन या अन्वेषण या परिप्रेक्षा, खोज, जांच, इन सभी शब्दों का प्रयोग वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करके सामान्यीकरण करने तथा निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान इस तरह से, अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, यह एक ऐसी गहन, सुव्यवस्थित व तार्किक प्रक्रिया है जो मानव के ज्ञान भंडार में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करती है अथवा वृद्धि करने की दिशा में प्रवृत्त होती है। जो रिसर्च होता है, उस रिसर्च के द्वारा हमारा जो नॉलेज होता है, जो नॉलेज का भंडार होता है, उसमें कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, अर्थ या वृद्धि नहीं होती है तो उस रिसर्च के द्वारा नॉलेज के क्रिएशन में या नॉलेज की वृद्धि करने में उसका प्रयास होता है, उस दिशा में वह प्रवृत्त होती है। तो इस तरह से अनुसंधान की प्रक्रिया एक ऐसी गहन, सुव्यवस्थित व तार्किक प्रक्रिया है जो मानव के ज्ञान भंडार में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करती है अथवा वृद्धि करने की दिशा में वह प्रवृत्त होती है। ऐसे नवीन सत्यों की खोज करना अथवा पुरातन सत्यों की नूतन ढंग से प्रस्तुत करना ही नवीन ज्ञान का सृजन है, जो ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा रिसर्च होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, नॉलेज या ज्ञान के भंडार को समृद्ध करना, और इसके लिए हम कुछ नवीन सत्यों की खोज करते हैं, या जो पुराने सत्य जो अभी हमें पता है उसको हम नूतन ढंग से प्रस्तुत करते हैं, या उसमें कुछ कमियां होती हैं तो उसको हम सुधार करके लोगों के सामने लाते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है, हमें नवीन ज्ञान का सृजन या नॉलेज, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज रिसर्च के अंतर्गत करने का प्रयास होता है। तो सत्य से तात्पर्य, यहाँ पे जो हम सत्य की बात करते हैं कि नए सत्य की खोज करना, तो सत्य से तात्पर्य किसी तथ्य, सूत्र, सिद्धांत, संबंध, व्याख्या, सामान्यीकरण, निष्कर्ष, अनुप्रयोग, मूल्यांकन आदि से है। तो किसी तथ्य, सूत्र, सिद्धांत, संबंध, व्याख्या, सामान्यीकरण, निष्कर्ष, अनुप्रयोग, मूल्यांकन आदि जो हम रिसर्च के अंतर्गत करते हैं, सत्यों का निरूपण, सिद्धांतों या सूत्रों का निरूपण भी रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से जो रिसर्च है या अनुसंधान क्या है, अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, एक तार्किक प्रक्रिया होती है, एक लॉजिकल प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम रीजनिंग कर रहे होते हैं लॉजिक के द्वारा, या उसके तथ्यों के जो भी प्रमाण होते हैं, इस प्रमाणों के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। देखिए फिर साइंटिफिक मेथड की बात आ गई कि रिसर्च क्या है, साइंटिफिक मेथड है, और उसमें हम साइंटिफिक मेथड का यूज करके कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न होता है उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। साइंस की बात करेंगे तो साइंस कभी भी कहीं सुनी अथवा काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करता। जब तक कि हमारे पास उसके एविडेंस ना हो, उसके प्रमाण ना हो, तब तक हम उन बातों को स्वीकार नहीं करते हैं साइंस के अंतर्गत। और वही काम रिसर्च में किया जाता है। रिसर्च में भी विदाउट एनी एविडेंस कहीं सुनी बातों या काल्पनिक बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो वैज्ञानिक साक्ष्यों या एविडेंस के आधार पर ही सत्य अथवा असत्य के बीच विभेद किया जाता है। हम जो हमारे पास एविडेंस होते हैं, जो हमारे पास साक्ष्य होते हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, उन्हीं साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही हम सत्य और असत्य के बीच विभेद करते हैं, और हम किसी सिद्धांत या सत्य का निरूपण करते हैं साइंटिफिक मेथड में या रिसर्च के अंतर्गत। इस तरह से आप देखेंगे कि विज्ञान के अनुसार जो सप्रमाण ढंग से सिद्ध किया जा सकता है, जो अनुभवजन्य है, जो तर्क संगत है अथवा जिसका अस्तित्व है, वही सत्य है, और सब बाकी जो है शेष असत्य। अर्थात
जितने स्टेटमेंट या जितने कथन है, जितनी बातों के लिए हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, जिसको हम सब प्रमाण ढंग से सिद्ध कर सकते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो अनुभवजन्य हो, जिसके बारे में हमारे पास तर्क हो, रीजनिंग हो, लॉजिक्स हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जो अस्तित्व में हो, वही सत्य है। बाकी कही सुनी बातें या काल्पनिक बातें सब कुछ क्या है, असत्य है, अकॉर्डिंग टू द साइंस या विज्ञान के अनुसार। इस तरह से देखेंगे कि विज्ञान जो है, साइंस जो है, इसकी कुल मिलाकर के 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले कि साइंस के अंतर्गत जो भी एविडेंस की बात करते हैं या फिर सत्य की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। तो वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी जो है साइंस की एक प्रमुख विशेषता होती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिविटी नहीं होता है, आत्मनिष्ठता नहीं होती है, बल्कि वस्तुनिष्ठता होती है। जो सेकेंड है दैट इज डिफिनिटनेस या निश्चयात्मकता होती है। कोई भी कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम कहते हैं या जो कुछ भी हम सिद्धांत निरूपित करते हैं, जो भी हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत साइंस में, वहाँ पे डिफिनिटनेस होता है, वो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ वो बदल जाए। थर्ड वन इज वेरिफिएबिलिटी या सत्यापन योग्यता। जो भी हम बात कहेंगे, जो भी हम स्टेटमेंट देंगे, जो भी हम ज्ञान नॉलेज क्रिएशन करते हैं, उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसका हम सत्यापन कर सकते हैं, बार बार उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और जो भी सिद्धांत निरूपित किया जाता है, जो भी सूत्र दिए जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, वे सभी सार्वभौमिक होते हैं। तो अनुसंधान समस्या की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, सार्वजनीन होती है, यूनिवर्सल होती है। और उसके आधार पर हम कुछ प्रेडिक्शन भी कर पाते हैं, पूर्व कथन की क्षमता भी विज्ञान में होती है। अर्थात विज्ञान में जो भी सिद्धांत निरूपित किए जाते हैं, जो भी सूत्र दिए जाते हैं, जो भी नॉलेज, नवीन नॉलेज दिया जाता है, उस नवीन नॉलेज के आधार पर प्रेडिक्टेबिलिटी या प्रेडिक्शन किया जा सकता है, पूर्व कथन की क्षमता उसमें होती है। तो इस तरह से विज्ञान के 5 विशेषताएं होती हैं। और यही 5 विशेषताएं जो आप देखेंगे, जो रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, अनुसंधान प्रक्रिया में विज्ञान की उपयुक्त सभी विशेषताओं को स्वीकार किया जाता है। तो रिसर्च में जो साइंस की 5 विशेषताएं आपको दिख रही हैं, ऑब्जेक्टिविटी, डिफिनिटनेस, वेरिफिएबिलिटी, यूनिवर्सलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, इन 5 विशेषताओं को स्वीकार किया जाता है अनुसंधान में। और इसी के आधार पर अनुसंधान का कार्य भी हम करते हैं। तो अनुसंधान में प्रश्न या जिज्ञासाओं का उत्तर अनुमान पर हम नहीं देते हैं, गेस के आधार पर नहीं देते हैं, बल्कि हम एक्सपीरियंस, टेस्टिंग और रीजनिंग के आधार पर किसी भी प्रश्न का, किसी भी जिज्ञासा का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का अवलोकन, परिकल्पना तथा परीक्षण पर आधारित होना ही उस अध्ययन की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ध्यान दीजिए, जब हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं, साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन या अवलोकन होता है, हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाते हैं, और कोई उस परिकल्पना का या हाइपोथेसिस का हम टेस्टिंग भी करते हैं। तो इसी पर आधारित होता है। ये प्रमुख 3 विशेषताएं होती हैं साइंटिफिक मेथड की या किसी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ की। अनुसंधान प्रक्रिया वास्तव में किसी समस्या के संभावित उत्तर अर्थात परिकल्पना का अवलोकन से प्राप्त सूचना की सहायता से परीक्षण करना है, जिससे समस्या का समुचित उत्तर प्राप्त किया जा सके। तो कुल मिलाकर के रिसर्च क्या है, रिसर्च के अंतर्गत कोई जो भी समस्या होती है, उस समस्या का क्या संभावित उत्तर हो सकता है, उसके आधार हम परिकल्पना बनाते हैं, और उस परिकल्पना के सत्यापन के लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, और अवलोकन से प्राप्त जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसका हम टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, और उसके आधार पर हम उस समस्या का समाधान को बताने का प्रयास करते हैं, समस्या के समाधान को, समस्या का उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। तो अनुसंधान समस्या किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में आने वाली समान समस्याओं से भिन्न। अच्छा, एक और बात है कि जो नॉर्मल रिसर्च है, उस नॉर्मल रिसर्च के अंतर्गत जो भी हम समस्याएं लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में आने वाली सामान्य समस्याएं नहीं होती हैं, बल्कि उससे वो डिफरेंट होती है। वो ऐसी समस्या होती है जो कि यूनिवर्सल हो, जो सबके लिए हो। तो अनुसंधान समस्या की प्रकृति जो होती है दैट इज यूनिवर्सल होती है, सार्वजनीन होती है, तथा इसके समाधान की सहायता से या तो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है अथवा नवीन ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रकाश पड़ता है। अर्थात जो भी समस्या हम प्रॉब्लम्स लेते हैं वो ऐसी समस्या होती है जो कि यूनिवर्सल होती है, सबके लिए होती है, और उस समस्या का जब हम समाधान ढूंढते हैं तो उससे नए नॉलेज का निर्माण होता है, न्यू नॉलेज क्रिएशन होता है, या फिर नए नॉलेज के निर्माण या नवीन ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में वो पहल होती है, उससे
लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। अनुसंधान को समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि की एक अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन उपयोग माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, रिसर्च क्या है? रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर फॉर्मल, सिस्टमैटिक एंड इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुल मिलाकर के अनुसंधान के अंतर्गत जो हम काम करते हैं वो क्या है? कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान करते हैं। तो अनुसंधान को समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि जो है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसकी एक अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन उपयोग के रूप में हम इसको रिसर्च या अनुसंधान को मानते हैं। रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर फॉर्मल, सिस्टमैटिक एंड इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से हम लोगों ने जो रिसर्च या अनुसंधान क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में चर्चा की और इससे जो रिलेटेड अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज, जांच, गवेषणा, ये सारे शब्द थे, उनके अर्थों के बारे में भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। चलिए, इससे आधारित कुछ प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। कुछ आपके लिए प्रश्न लाए हैं, मूल्यांकन अभ्यास के कार्य। इसके अंतर्गत पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अनुसंधान एवं वैज्ञानिक विधि दोनों हैं। ऑप्शन है एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपक्षी हैं, या अनुसंधान और वैज्ञानिक विधि में कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? एक दूसरे के पर्याय होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अनुसंधान और वैज्ञानिक विधि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन। अनुसंधान शब्द के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग होता है? आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है शोध का, गवेषणा का, अन्वेषण का, या उपर्युक्त सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, अनुसंधान शब्द के लिए हम शोध, गवेषणा, अन्वेषण सभी का प्रयोग करते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, अनुसंधान में प्रश्नों या जिज्ञासाओं का उत्तर किस पर आधारित नहीं होता है? योर ऑप्शंस आर ए एक्सपीरियंस या अनुभव पर, बी है अनुमान या गेस पर, सी परीक्षण या टेस्टिंग पर, और डी है तार्किक विश्लेषण या रीजनिंग पर। तो अनुभव पर आधारित होता है, टेस्टिंग, रीजनिंग सभी पे, अनुमान या गेस पर आधारित नहीं होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया में विज्ञान की किस विशेषता को स्वीकार किया जाता है? और ऑप्शंस आर ऑब्जेक्टिविटी, डिफिनिटनेस, वेरिफिएबिलिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो अनुसंधान की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, सत्यापनयोग्यता सभी को स्वीकार करते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने जो आज की क्लास थी, इस क्लास में चर्चा किया कि रिसर्च या अनुसंधान जो है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके साथ साथ शोध, गवेषणा, अनुशीलन, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज और जांच शब्दों का क्या अर्थ है, कुल मिलाकर के मीनिंग ऑफ रिसर्च या अनुसंधान का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में चर्चा की और लास्ट में उस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी हमने अभ्यास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उनको सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।